अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मशहूर यूट्यूबर डक्की भाई के बारे में। डक्की भाई यानी साद रहमान के इस केस की जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। जी हाँ, ये वही डक्की भाई हैं जो हमेशा अपनी प्रैंक्स और मज़ाहिया वीडियोस के ज़रिए लोगों के दिल जीतते रहे हैं। आज एक ऐसे मुकदमे में फंसे हैं जो सिर्फ उनकी साख ही नहीं बल्कि पूरे यूट्यूब कम्युनिटी पर सवालात खड़े कर रहे हैं। नाजरीन, ये मामला है जुए की इस ऐप की तशहीर का। लाहौर की सेशन कोर्ट में इस वक्त एक अहम केस ज़ेर समाअत था जिसमें डक्की भाई पर इल्ज़ाम था वो एक ऐसी ऑनलाइन ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे जो पाकिस्तान में गैर कानूनी समझी जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत में समाअत के दौरान सरकारी वकील ने बड़े सख्त दलाइल पेश किए हैं। इनका मौक़िफ़ ये था कि डक्की भाई महज एक आम यूज़र नहीं थे बल्कि इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी काम कर रहे थे, यानी वो इस ऐप को अपने फॉलोअर्स के सामने प्रमोट कर रहे थे और इसकी प्रमोशन के बदले में इन्हें माली फ़ायदा भी पहुंच रहा था। वकील ने यह भी बताया है कि डक्की भाई अकेले इस काम में शामिल नहीं थे बल्कि इनके कुछ साथी भी इस मुहिम का हिस्सा थे। इनमें से कई साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें एक और यूट्यूबर सुबहान शरीफ भी शामिल है। अदालत में ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया है कि डक्की भाई और इनके साथी ये तासर देने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें कोई भी मुतासरा शख्स मौजूद नहीं है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। सरकारी वकील ने कहा कि दरअसल कई अफराद ने इन ऐप्स के ज़रिए भारी माली नुकसान उठाया है। कुछ लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाई है और कुछ ने कर्ज़ लेकर पैसा डाला है और नतीजा ये निकला कि सब कुछ उन लोगों का डूब गया। नाज़रीन, ये भी दौरान तफ्तीश सामने आया है कि डक्की भाई से कुछ रिकवरी भी की गई है। ताहम जब इनसे पूछा गया कि ये रकम कहाँ से आई और किस तरह कमाई गई तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक PTA और SECP ने कभी भी ऐसी ऐप्स को रेगुलाइज नहीं किया, बल्कि बायोटीमो जैसी वेबसाइट्स को पाकिस्तान में पहले ही बैन है। इसका मतलब ये था कि ये तमाम सरगर्मियाँ गैर कानूनी दायरे में आती हैं। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि सरकारी वकील ने यह भी इंकशाफ किया कि जो रकम इन ऐप्स के ज़रिए कमाई गई वो बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। इसके मुतल्लिका दस्तावेज़ात और बैंक स्टेटमेंट्स अदालत के रिकॉर्ड में शामिल कर लिए गए हैं। यही वजह है कि अब डक्की भाई के ख़िलाफ़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अदालत ने दोनों तरफ के वकला के दलाइल बड़े गौर से सुने। एक तरफ डक्की भाई के वकील ये मौक़िफ़ दे रहे थे कि इनके मोक्कल के ख़िलाफ़ सबूत नाकाफ़ी हैं और वो बेकसूर हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकारी वकील सख्ती से इस बात पर कायम थे कि मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ अहम शवाहिद मौजूद हैं और उनकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाते हुए डक्की भाई के बाद गिरफ्तारी ज़मानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस फैसले के बाद डक्की भाई को मज़ीद कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ एक अहम पहलू ये भी है कि सोशल मीडिया पर मौजूद बड़े इन्फ्लुएंसर्स जब किसी प्रोडक्ट या ऐप को प्रमोट करते हैं तो लाखों नौजवान उन पर भरोसा करते हैं। ख़ास तौर पर जब बात पैसा कमाने या सरमायाकारी की हो तो लोग अंधाधुंध इनके मशवरों पर अमल कर बैठते हैं। डक्की भाई के मामले ने यह हकीकत एक बार फिर सबके सामने रख दी है कि बग़ैर तहकीक के किसी भी स्कीम या ऐप पर एतमाद करना ख़तरनाक हो सकता है। डक्की भाई के मदाहों का भी रद्दमल सामने है। सोशल मीडिया पर डक्की भाई के
فینس کی بڑی تعداد ان کی حمایت میں بھی نظر آ رہی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ صرف ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی کا حصہ تھے، اس میں کوئی برا مقصد شامل نہیں تھا۔ لیکن ایک طرف تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو سمجھتے ہیں کہ مشہور یوٹیوبرز کو ایسی سرگرمیوں سے دور رہنا چاہیے تھا۔ ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ آخر یہ ایپس پاکستان میں کیسے چل رہی تھی؟ اگر پی ٹی اے اور ایس ای سی پی نے ان کو ریگولائز نہیں کیا تھا تو پھر عوام تک یہ کیسے پہنچ گئیں؟ حکومت اور اداروں کو بھی اس حوالے سے ذمہ داری لینی چاہیے کہ وہ عوام کو ایسے فراڈ سے بچانے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ ناظرین، ڈکی بھائی کا یہ کیس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشہوری اور پیسہ کمانے کی دوڑ میں کبھی کبھی بڑے بڑے نام بھی مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی طاقت کو استعمال ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عدالت اس کیس کو کس طرح آگے بڑھاتی ہے اور ڈکی بھائی اس مشکل وقت سے کس طرح نکل پاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈکی بھائی واقعی ہی بے قصور ہیں یا قصوروار ہیں، یا انہیں صرف ایک مثال بنانے کے لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔